सोचो कि कल आपके टीचर ने आपसे बोले कि अब आपको यहीं रहना है हमेशा के लिए, आपको गेम्स पीरियड भी नहीं मिलेंगे और आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। या फिर आपके नेबरहुड में किसी नेबर ने आपके ही घर के अंदर में फैक्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। बट गेस व्हाट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हो सकती है बिना लॉज के। देखो, लॉज स्ट्रिक्ट तो होते हैं लेकिन वो केयरिंग टीचर की तरह होते हैं जो सबको चीटिंग करने से रोकते हैं ताकि सारी चीज़ें फेयर वे में हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले लॉ एंड सोशल जस्टिस। जब भी हम किसी शर्ट को किसी शॉप से खरीदते हैं तो उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे वर्क कर रहे होते हैं उसे बनाने के लिए। वीवर्स जो कॉटन को क्लोथ पे कन्वर्ट करते हैं, फैक्ट्री वर्कर जो उन्हें स्टिच करते हैं ताकि वो उसका शर्ट बनाए, और सेलर जो सेल करते हैं शर्ट को शॉप्स में और मार्केट में। तो हर एक स्टेप पे बाइंग और सेलिंग का काम चलते रहता है। वीवर्स को कॉटन खरीदना पड़ता है, फार्मर से गारमेंट फैक्ट्री को क्लोथ खरीदना पड़ता है, वीवर से, और फाइनली कंज्यूमर यानी कि हम लोग शर्ट को खरीदते हैं शॉप से। बहुत सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस चेन में, स्पेशली पुअर फार्मर्स, वीवर्स और वर्कर, इन्हें ना फेयर शेयर नहीं मिल रहा होता है मनी का। इनको बहुत ही कम वेजेस मिल रहा होता है, इन्हें बहुत लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ता है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन में रहना पड़ता है। इसे एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रही है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैक्ट्री ओनर है जिसने बहुत सारे शर्ट्स को ख़रीदा था और उसने सारे को बेचा 800 में, लेकिन उन्होंने वर्कर को कितने पे किए? सिर्फ 100 रुपीज़, जो स्टिच करते हैं ना उन्हें। तो ये अनफेयर हुआ ना, उन्हें सिर्फ 100 ही रुपये मिल रहे हैं। तो इसी अनफेयरनेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस लॉ को लाया था। कोई भी वर्कर्स होंगे यानी कि सारे वर्कर, इन्हें एटलीस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट की मनी से नीचे तो कोई दे ही नहीं सकता, जिसको मिनिमम वेज बोलते हैं। एम्प्लॉयज़ इससे लेस में काम करेंगे ही नहीं, चाहे वो कोई भी वर्क करे। और गवर्नमेंट इसे चेंज भी कर सकती है टाइम टू टाइम, क्योंकि प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं तो वो बढ़ाते रहते हैं। इसका एग्जांपल है, गवर्नमेंट मान लो बोलते हैं कि मिनिमम वेज जो है ना 250 पर डे है। अब वो जो वर्कर है ना उसको इससे कम मिल ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी काम करे। इवन अगर वो चाहे कि उन्हें इससे कम पैसों में काम करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो सकता। जो ओनर है उन्हें 250 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। कुछ लॉज हमारे लिए भी हैं, यानी कि कंज्यूमर के लिए, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं हम लोग। अब ये जो लॉज है वो मेक श्योर करते हैं कि सेलर जो है ना वो हमारे साथ चीट मत कर सके, वो ओवर चार्ज मत कर सके। एक जो ख़राब क्वालिटी की चीज़ के लिए वो हमें बहुत ज़्यादा चार्ज कर ले रहे हैं, तो ऐसा मत हो सके। और ना ही वो पुअर क्वालिटी की चीज़ हमें बेच सके, जो अनसेफ प्रोडक्ट होते हैं वो हमें बेच सके। इसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं जो इसके अगेंस्ट में है। अगर शॉपकीपर चीट करता है तो कंज्यूमर उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कुछ लॉ प्रोड्यूसर्स और स्मॉल बिजनेस के लिए भी बने हुए हैं, जैसे कि बिग कंपनीज, वो चाहे तो डोमिनेट कर सकती है या फिर एक्सप्लॉइट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को या फिर ट्रेडर्स को। तो गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है जो उनकी मदद कर सके, ताकि सबको इक्वल चांस और फेयर चांस मिल सके अर्न करने का। मिनिमम वेज एक्ट ये नेसेसरी क्यों है? तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं ना, स्पेशली जो पुअर वंस होते हैं, उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, ये काम करना ही पड़ता है, इवन तो उन्हें बहुत ही कम पे किया जा रहा हो। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इसका एडवांटेज उठाते हैं और उन्हें बहुत ही कम पे करते हैं। तो ये अनफेयर है ना। तो ये जो लॉ होती है वो प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को, स्पेशली जो फार्म वर्कर्स होते हैं और फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वर्कर्स। तो ये लॉ इंश्योर करती है कि उन्हें मिनिमम अमाउंट जो है वो पे किया जा रहा हो, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। लॉ फॉर सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस, ये लॉ नेसेसरी क्यों है? क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज में या फिर वर्क प्लेस में वो जो जगह होती है ना वो बहुत अनसेफ होती है। मशीन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, कोई एमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं होती, अलार्म सिस्टम्स भी नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी ये एक्सीडेंट हो जाती है या फिर इंजरीज हो जाती है बहुत सारे लोगों को। ये लॉ प्रोटेक्ट करता है उन वर्कर्स को, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। लॉ ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स, ये नेसेसरी क्यों है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, अप्लायंसेस जो भी हो, अगर वो पुअर क्वालिटी के हैं तो वो हमें हार्म कर सकते हैं या फिर एक्सीडेंट भी कॉज कर सकते हैं। फायर जो कि इलेक्ट्रिक शॉक को कॉज कर सकती है, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन कि किसी को भी सिक कर सकती है। तो ये जो है ना, ये लॉ प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर को। जो लोग इसे खरीद रहे हैं या फिर इन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ है और उन्हें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लॉ टू कंट्रोल प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड, ये नेसेसरी क्यों है? कुछ जो बेसिक आइटम्स होते हैं लाइक फूड ग्रेन, शुगर, कैरोसिन और मेडिसिन, ये सबको चाहिए होता है, सबको ज़रूरत होती है इसकी। तो अगर इनकी प्राइस बहुत हाई चली जाएगी तो पुअर लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये लॉ भी प्रोटेक्ट करती है उन इंटरेस्ट को, पुअर्स के और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, जो इन्हें ख़रीदना चाहते हैं, जो इन्हें ख़रीदना बहुत ही मस्ट है उनके लिए,
तो वो इन्हें रिजनेबल प्राइस पर खरीद सके। लॉ अगेंस्ट पॉल्यूशन। अब कुछ फैक्ट्रीज जो होती है ना, वो डर्टी वाटर को, स्मोक को और केमिकल्स को रिवर में डंप कर देती है या फिर cause करती है पॉल्यूशन को, तो ये हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को और हम सबको सिक बनाते हैं। तो लॉ प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि सब सेफ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और एनवायरनमेंट भी हमारा क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा, स्पेशली जो उन फैक्ट्रीज के आसपास वाले एरिया में रह रहे हो। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रंस, कभी कभी ना उन्हें फोर्स किया जाता है वर्क करने के लिए, या फिर उनकी कंडीशन ही होती है जो फैक्ट्री, शॉप्स और या फिर होम वगैरह में उन्हें वर्क करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो उन्हें ना बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और उन्हें ट्रीट भी बहुत बैडली किया जाता है, और इंश्योर करती है कि वो सेफ़ रहेंगे, उनका जो चाइल्डहुड है वो सेफ़ रहेगा, उन्हें एजुकेशन मिलेगी और उन्हें कोई भी लेबर वर्क करने के लिए फोर्स नहीं करे। लॉ टू अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म यूनियन। एक सिंगल वर्कर है, उसके पास बहुत ही कम पावर होती है कि वो अपने फेयर वेजेस और सेफ कंडीशन के डिमांड रख सके। तो बहुत सारे जब ये वर्कर्स ज्वाइन करते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो ये अपने राइट्स को और स्ट्रांगली वे में डिमांड को अपने रख सकते हैं। तो ये लॉ प्रोटेक्ट करती है उनके कलेक्टिव राइट्स को और उनकी हेल्प करती है कि उन्हें बेटर पे मिल सके, फेयर ट्रीटमेंट मिल सके और सेफ वर्किंग कंडीशन मिल सके। लेकिन हर बार की तरह सिर्फ लॉ बनाना ही इनफ नहीं होता है। गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि जो लॉ है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में फॉलो किया जा रहा हो। इसे ही कहा जाता है एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। इवन अगर कोई लॉ ये कह रही है कि वर्कर्स को हमेशा फेयर वेजेस ही मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर को तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं काम करने के, तो ये होता क्यों है? तो वर्कर्स जो होते हैं ना, वो बहुत पुअर होते हैं, तो उन्हें पैसों की बहुत गंदे से ज़रूरत रहती है। तो वो डरते हैं कि अगर वो ऐसा बोलेंगे या फेयर डिमांड रखेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। उनके पास क्योंकि पावर भी नहीं है आर्ग्यू करने के एम्प्लॉयर से जो उनका बॉस है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लो वेजेस को। इवन ये अगेंस्ट द लॉ है, फिर भी एम्प्लॉयर इसी का फ़ायदा उठाते, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करे वर्क प्लेसेस में, चेक करे रिकॉर्ड्स को, पनिश करे उन एम्प्लॉयज़ को जो लॉ को ब्रेक करते हैं। जब एक लॉ बनाया जाता है इसलिए कि वो प्रोटेक्ट कर सके वीक को पावरफुल से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एनफोर्स करे इसे स्ट्रिक्टली। अगर गवर्नमेंट इसमें एक्ट नहीं करेगी तो लॉ सिर्फ पेपर्स में ही रह जाएंगे और वो रियल लाइफ में जस्टिस नहीं मिल पाएगी किसी को भी। अगर लॉ बनेगी और उसे सब फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उन प्राइवेट कंपनीज़ को और इंडिविजुअल्स को, ताकि मेक श्योर हो पाए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी, जिससे एक सोसाइटी क्रिएट होगी जिसमें किसी के भी साथ कोई भी मिसट्रीट नहीं करेगा और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे लॉ है जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, वहाँ से आती है। एग्जाम्पल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी इंसान किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता लो पे में काम करने के लिए, या फिर जो बंधुआ मजदूरी होती है उसके लिए भी कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। सेकेंड, चाइल्ड लेबर लॉ। इसमें कोई भी बच्चा बिलो 14 ईयर्स का है तो वो कोई भी जगह जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस या फिर कोई भी डेंजर जॉब जो है ना, वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। इससे वो प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रंस को, ताकि उन्हें राइट टू एजुकेशन और सेफ्टी मिल सके। ये लॉ बहुत पहले से एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, या फिर ये रियली में प्रोटेक्ट कर रहे पुअर और वीकर सेक्शन को, या फिर ये इंश्योर कर रहे सोशल जस्टिस को? शायद नहीं, क्योंकि अभी अभी हम चाइल्ड लेबर को देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे वर्कर्स को देख रहे हैं जो बहुत ही लो वेजेस में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये लॉ प्रॉपरली फॉलो हो पाए और रियली में लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए? मुझे क्या देख रहे हो? आई एम नॉट द वन सेइंग दिस, आप मुझे बताओगे, अभी तो मैंने कुछ मिनट पहले बताया था। तो चलो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। चलो चलो, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी बताओ। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है जो कि भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी जिसने ये फैक्ट्री को सेटअप किया था भोपाल की सिटी में, वो प्रोड्यूस करते थे पेस्टिसाइड को। तो 2 दिसंबर 1984 को क्या होता है, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, ये लीक करना स्टार्ट कर देता है यूसी प्लांट से। तो यहीं की एक सर्वाइवर है अजिया सुल्तान, वो देखती है कि कैसे 12:30 बजे वो उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो बहुत बुरी तरीके से खास रहा होता है। वो देखती है कि कैसे हाफ लाइट दिख रही है उन्हें और पूरा रूम जो है ना वो वाइट क्लाउड से भर गया है। वो लोगों की आवाज़ सुनती है, भागो भागो। तब वो खुद भी कफ करना स्टार्ट कर देती है, उन्हें भी बहुत खांसी आती है और वो हर एक ब्रीथ उनके लिए इम्पॉसिबल लग रही थी, इतना मतलब उनको पूरा फायर लग रहा था वहाँ पे। ठीक है, उनकी आई जो है ना वो बहुत बर्न कर रही थी
और वो देखती कि 3 डेज़ के अंदर अंदर जो 8,000 पीपल है वो मर गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वर मैरिड। इनमें से बहुत सारे लोग जिनके ऊपर ये पॉइजनस गैस का असर हुआ वो पुअर वर्किंग मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिसमें से आज भी 50,000 लोग ऐसे हैं जो इतने बीमार हैं वर्क भी नहीं कर सकते। इनमें से जो बच भी गए हैं ना, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स वो फेस कर रहे हैं। चिल्ड्रन में एक पैक्यूलर अब नॉर्मलिटी वो डेवलप हो चुकी है, जैसे कि इस फोटो में आप उस गर्ल को देख सकते हैं। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, नहीं, यूसी की ये सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा था और उन लॉस का भी नतीजा था जो गवर्नमेंट ने बनाए तो थे लेकिन उसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करवाया था। भोपाल डिजास्टर के पहले भी ऐसे बहुत सारे गैस लीक हुए थे जिसमें वर्कर्स की जान गई थी और बहुत सारे को इंजरीज भी हुई। लीगल बैटल के लिए गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया था विक्टिम्स को, सिविल केस फाइल किया था अगेंस्ट यूसी। उन्होंने फाइल किया था $3 बिलियन का कंपनसेशन 1985 में, लेकिन उन्होंने जैसे मोल भाव करते हैं ना उस टाइप का उन्होंने 470 मिलियन पर ही से क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपील की थी, सेटलमेंट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये लास्ट होगा और यही अमाउंट फिक्स होगा जो यूसी को देना होगा। तो यूसी ने अपने ऑपरेशन तो स्टॉप कर दिए, लेकिन उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल को छोड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान, बहुत सारे लोगों को डिसऑर्डर हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। एट लास्ट वर्कर का वर्थ क्या है? ये जो फ्रेज़ है ना वर्कर्स वर्थ, इसका मतलब ये है कि कितनी वैल्यूएबल है वर्कर्स की लाइफ, एफर्ट और सेफ्टी। अगर कोई एम्प्लॉयर उन्हें या फिर कंपनी उन्हें अपने पास रख रही है, उनसे अपना काम करवा रही है। ये सेक्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे बहुत सारी पुअर कंपनीज जो होती है वो कंपनीज कितना बैडली ट्रीट कर रही होती है वर्कर्स को, अनफेयरली ट्रीट कर रही होती है। उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, ना कि वो लोग जो उनके लिए वर्क कर रहे हैं। आखिर ये यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडिया आ ही क्यों थी? ये तो अमेरिकन कंपनी थी। तो ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजिडी के लिए जो हमने अभी देखा। इन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया था इंडिया में सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत ही चीप लेबर मिल रहे थे। अब रिच कंट्री जैसे कि यूएसए, वर्कर्स को बहुत हाई पे करना पड़ता था और बहुत कम घंटे वो काम करते थे। कंपनीज़ को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता था सेफ्टी पे, हाउसिंग पे, हेल्थ पे। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम वेजेस मिलती है, वर्कर्स बहुत सारे लंबे आवर्स तक काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। कंपनीज़ इन्हें बहुत ही कम पैसे देती है और इनकी सेफ्टी और कंफर्ट का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो कंपनीज़ लाइक यूसी ये ज़्यादा पैसे सेव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसी कंट्रीज़ में अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। और भी ज़्यादा पैसे बचाने के लिए यूसी ने क्या किया था, सेफ्टी मेजर्स को रिड्यूस कर दिया था और बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया था भोपाल प्लांट से। जितनी उनकी ज़रूरत थी उससे कम थे वहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे सेफ्टी मशीन्स थे वो वर्क नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, फिर भी उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, उसे ठीक नहीं किया गया था। जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे इन द मिथाइल आइसोसाइनेट यूनिट, वहाँ पे उन्हें रिड्यूस कर दिया गया था। वहाँ पे 12 की ज़रूरत थी लेकिन 6 कर दिया गया था। और जो सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती थी वो 6 मंथ की होती थी, उसे रिड्यूस करके 15 डेज़ का बस कर दिया गया था। और जो नाइट शिफ्ट के जो सेफ्टी ऑफिसर थे ना, वो पोस्ट को भी रिमूव कर दिया गया था। तो ये सारे जो केयरलेस एक्शन ने ही जो फैक्ट्री को बहुत अनसेफ बना दिया था। जब गैस लीक हुआ ना, तो वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं था स्टॉप करने के लिए या फिर लोगों को वार्न करने के लिए। तो हम देख लेते हैं सेफ्टी डिफरेंस भोपाल और यूएसए का। यूनियन कार्बाइड इन वेस्ट वर्जीनिया, यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, प्रॉपर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। और यूनियन कार्बाइड इन भोपाल वो कैसा था, मैनुअल गेजेस थे और ह्यूमन चेक करते थे, नो इवैक्यूएशन प्लान और वीक और इग्नोर्ड सेफ्टी रूल्स थे। इससे ये पता चलता है कि इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी कोई वैल्यूएबल नहीं है एज मच एज जो अमेरिकन वर्कर्स को मिलते थे। तो ये इवन जो ट्रेजेडी के बाद भी जो विक्टिम्स थे उन्हें बहुत ही कम पैसे मिले थे। कंपेयर किया जाए अगर जो लोगों को यूएसए में मिलता अगर सिमिलर डिज़ास्टर वहाँ पे अगर होता तो ये अगेन शो करता है कि जो इंडियन वर्कर्स है और जो सिटीजन्स है वो कितने अंडर वैल्यूड हैं। इनकी लाइफ्स बहुत ही कम इंपॉर्टेंट लगती है या फिर रिप्लेसेबल लगती है। रियल प्रॉब्लम क्या है पता, जो वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं लो पे में काम करने, अनसेफ प्लेस में काम करने के लिए, क्योंकि बस उन्हें सर्वाइव करना होता है। तो एम्प्लॉयर्स इसका एडवांटेज ले लेते हैं इस सिचुएशन का। उन्हें कोई केयर नहीं होता है सेफ्टीज़ का और उन्हें पैसे बचाने होते हैं, तो इसलिए वो मशीन को फिक्स नहीं करते या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते। तो इस एटीट्यूड से इवन टुडे यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, माइंस में और कंस्ट्रक्शन साइट में। फॉरेन कंपनी जो है ना, वो पुअर कंट्री इसलिए आती है क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिलता है। वो इग्नोर करते हैं सेफ्टी को सिर्फ अपना कॉस्ट बचाने के लिए। गवर्नमेंट भी फेल हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली एनफोर्स नहीं कर रही होती सेफ्टी लॉ को स्ट्रिक्टली।
तो ये रिजल्ट है, वर्कर सफ़र कर रहे हैं, इनकी लाइफ को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि प्रॉफिट ही सब कुछ है, इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही लेस वैल्यूएबल है। द गवर्नमेंट्स रोल, अब गवर्नमेंट का 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट कि उन्हें लॉ बनाना है और सेकंड उन लॉ को इन्फोर्स करना है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करेंगे कि सेफ्टी लेवल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा हो सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे पीपल की राइट टू लाइफ को। क्यों? क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही दिया गया है कि हर एक इंसान को सेफली रहने का पूरा हक है विदाउट फेसिंग एनी डेंजर्स फ्रॉम द केयरलेस इंडस्ट्रीज़। अब भोपाल में क्या हुआ था, ये केस जो यूनियन कार्बाइड का था, वो प्लांट जो कि भोपाल में थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी में फुल्ली फेल हो गए थे। बहुत ही बैडली उन्होंने ये काम किया था। फर्स्ट ये कि उन्होंने वीक सेफ्टी लॉ बनाए थे। ये जो सेफ्टी लॉ जो रूल्स है वो इंडिया में थी, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। इवन दो जो फैक्ट्री है वो हैंडल कर रही थी डेंजरस केमिकल को, उन्हें तब भी अलाउ था ऑपरेट करने के लिए अंडर लैक्स स्टैंडर्ड्स। पुअर एनफोर्समेंट, इसमें जो वीक लॉज होते हैं वो प्रॉपरली नहीं फॉलो होते, उन्हें चेक नहीं किया जाता या फॉलो नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट ऑफिसर इग्नोर करते वार्निंग साइंस को और अप्रूव करते अनसेफ सिस्टम को प्लांट्स में, इग्नोरिंग वार्निंग्स। कुछ म्यूनिसिपल ऑफिसर्स ने ये वार्न भी किया था 1978 में कि एमआईसी को बनाना क्राउडेड एरिया में बहुत ही अनसेफ होगा, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर किया था, ये बोलकर कि जॉब को प्रोवाइड करवाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये सारी चीज़ों को स्टॉप नहीं करना चाहिए। नो एक्शन इवन टेक आफ्टर लीक्स, स्मॉल गैस लीक्स हुए थे ये मेन डिज़ास्टर के भी पहले, लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था। इंस्पेक्टर ने इसे फिर भी अप्रूव कर दिया था। इवन वहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सीरियसली रॉन्ग होने वाला है। गलत क्या हो गया था? गवर्नमेंट का काम क्या है? उन्हें लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने कंपनी के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया, जबकि उन्हें लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना था। तो जो गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड, इन दोनों ने सेफ्टी और लोगों की लाइफ के साथ खेला था, तो ये जबकि होना नहीं चाहिए था, और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उनका रियल जॉब क्या था? लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी का ध्यान देना, फोर्स करना, सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली, कंपनी को पनिश करना अगर वो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं तो। इवन टुडे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप की जा रही है, इंडियन और फॉरेन दोनों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग लॉज बनेंगे जो क्लियरली प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स के राइट्स को और सेफ्टी को, और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा, रेगुलर चेक्स होंगे, फाइन्स होगा, और जो भी लॉ को ब्रेक करेगा उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट ये सब करेगी तभी दूसरा ट्रेजिडी जैसे कि भोपाल गैस डिज़ास्टर था वैसे से हम प्रिवेंट हो पाएंगे, और मेक श्योर हो पाएगा कि ह्यूमन की लाइफ ज़्यादा वैल्यूएबल है प्रॉफिट से। 1984 के पहले जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी तब इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं थे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को, तो इंडस्ट्रीज़ कभी भी पॉल्यूट कर ले रही थी रिवर को, एयर को, लैंड को, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो ये इन्वायरमेंट को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि फ्री है, मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, हार्म कर सकता है बिना पे किए और क्लीन किए। इससे क्या हो रहा था, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कॉज हो रहे थे जैसे कि डर्टी एयर, अनसेफ वाटर। यूनियन कार्बाइड इन्होंने स्पेंड किया था, कोई भी मनी नहीं स्पेंड की थी क्लीन करने के लिए पॉल्यूशन को जो भोपाल में हुई थी। बल्कि यूएसए में क्या हुआ था, कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू मैनेज एंड क्लीन देयर वेस्ट, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये जब पॉइजनस गैस लीक हुआ था ना 1984 में, तो उसने सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स को ही हार्म नहीं किया था बल्कि बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ली थी और उनको इंजरीज दी थी जो वहाँ पे आसपास पे रह रहे थे। इससे सबको रियलाइज़ हुआ कि जो ओल्ड लॉ है वो बहुत ही वीक हैं, वो सिर्फ फैक्ट्री वर्कर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। लोगों को डिमांड करने के बाद ही स्ट्रॉन्ग लॉ को एनफोर्स किया गया था और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को लाया गया था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इस ट्रेजेडी के बाद में पब्लिक ने प्रेशर बनवाया, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण जो गवर्नमेंट ने थे वो न्यू लॉ बनाए ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो रूल क्लियर था, द पॉल्यूटर मस्ट पे। इसमें कोई भी पर्सन या फिर कंपनी जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो डैमेज उन्होंने किया उसे रीपे करने के लिए और कंपनसेशन पे करने के लिए। इंडियन कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि केस में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, इसमें ये भी इंक्लूड किया जाएगा टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये था कि क्लीन एयर और सेफ वाटर है हमारे जीवन का, जिसमें हम फुली और हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। सारे लॉ, नए लॉ बनने के बाद और जजमेंट के बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बन गए थे। इन्होंने स्ट्रॉन्ग लॉ को बनाया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो रिवर और एयर है उन्हें क्लीन करने के लिए, वो इंश्योर करने के लिए इन्होंने लॉ बनाया था। और
हेवी फाइन्स डालने के लिए बोला था इंडस्ट्रीज़ में जो इसे पॉल्यूट कर रही है। ऐसी एजेंसीज भी सेटअप की थी जो इंस्पेक्ट कर रही थी और मॉनिटर कर रही थी पॉल्यूशन को। इन्वायरमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सब लोग शेयर करते हैं, ये पब्लिक फैसिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और सबके लिए सेफ़ होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिच और पावरफुल के लिए। तो गवर्नमेंट और सोसाइटी इनको मेक श्योर करना चाहिए कि सबको क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। अभी कुछ रिसेंट ईयर में जो इंडियन कोर्ट है उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स को पास किया है ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। कोर्ट्स ने ऑर्डर किया कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ जो रेजिडेंशियल एरिया में है दिल्ली के, उन्हें या तो बंद करना होगा या तो उन्हें दूसरे प्लेस में मूव होना होगा, क्योंकि जो वेस्ट निकल रहा है ना वो यमुना रिवर को पॉल्यूट ना करे और ना ही उन एयर को। लेकिन इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हेल्प तो हुआ थोड़ा पॉल्यूशन रिड्यूस करने में, लेकिन न्यू प्रॉब्लम राइज हुई। बहुत सारे वर्कर्स की जॉब छूट गई या तो उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ा जहाँ पे फैक्ट्रीज रीलोकेट हो रही है न्यू एरियाज़ में। ये फैक्ट्री तो चली गई, अब जो पुराना वाला था उनको तो पॉल्यूट कर ही रहे थे, लेकिन अब जो न्यू एरिया में गए हैं उनको भी पॉल्यूट कर रहे हैं। सेफ्टी है और हेल्थ है वर्कर्स की, वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया पॉल्यूशन का, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट और सफरिंग वर्कर्स की वो अभी भी है। रिसर्च ने शो किया है कि कैसे बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल है, उन लोग अब केयर कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, बट कभी कभी जो आइडिया है क्लीनिनेस का उससे पुअर को हार्म होता है, जिससे स्लम्स को रिमूव कर दिया जाता है सिटी को क्लीन दिखाने के लिए। पुअर्स अपना लूज़ कर रहे होम और फैक्ट्रीज, उन्हें आउटसाइड मूव कर दिया जाता है सिटीज़ के, तो पॉल्यूशन वहाँ शिफ्ट हो जाता है। पुअर पीपल यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। ये दोनों केसेस में पुअर ही है जो अपना लॉस कर रहे, जॉब, होम, हेल्थ, जबकि जो रिच है वो इन्जॉय करे क्लीन सिटी को। तो एक ऐसा वे होना चाहिए जिसमें सबकी हेल्प हो, वर्कर्स और कम्युनिटीज़ की, कि वो रह सके एक अच्छे क्लीन और सेफ प्लेस में। इसके लिए उन्हें यूज़ करना पड़ेगा क्लीनर फैक्ट्रीज टेक्नोलॉजीज़ को, और गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा फंड्स और ट्रेनिंग से, फाइन करना पड़ेगा उन कंपनीज़ को जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वर्कर्स की जॉब को जब वो इम्प्रूव कर रहे हैं सेफ्टी और इन्वायरमेंट को। ये लॉज हर एक पार्ट के सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल है, वेदर इट इज़ द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करे पीपल को अनफेयर प्रैक्टिस से। प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस के ओनर जो है ना वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, लो वेजेस देकर, चिल्ड्रन को रख कर काम पर, और इग्नोर करते सेफ्टीज़ को, पॉल्यूट करते इन्वायरमेंट को। तो ये ऐसे कुछ एक्शन है, हार्म करते पीपल को, सोसाइटी को। तो लॉ इनके लिए चाहिए होती है ना स्टॉप करने के लिए। तो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लॉ बनानी चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए लॉ को प्रॉपर्ली, और पनिश करना चाहिए जो ब्रेक करेगा लॉ को। अगर ये लॉ वीक होंगे और एनफोर्स नहीं किए जाएंगे तो इससे डिजास्टर हमें फेस करना पड़ेगा, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में हमने देखा। पीपल का भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, अगर वो रेज़ करेंगे वॉइस को और डिमांड करेंगे जस्टिस को, तो इससे इंश्योर हो पाएगा कि जो कंपनीज़ है वो फॉलो करेंगे इन्वायरमेंटल और लेबर लॉज को, और गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसके वे पे, ना कि जो कंपनीज़ है उनके प्रॉफिट को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब पीपल ने लड़े राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्ट है राइट टू लाइफ का। तो वैसे ही लोगों को भी फिर से डिमांड करना चाहिए स्ट्रॉन्गर लॉज के लिए, वर्कर्स के राइट के लिए। Fair society start with aware citizens, so be smart, stay aware, and yes, before the law of laziness hits you. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.